हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी पेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि मैं आज आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेन हेडिंग क्या है, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास। तो आप लोग देख सकते हैं स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारत 3 प्रकार का है। नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल, जिसका लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। और नंबर 2 है आद्य ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य है तो पर पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता। और तीसरे पे है ऐतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य भी हैं और वो पढ़े भी जा सकते हैं, जैसे कि वैदिक काल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्टों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि जो मैंने ये स्टार लगा के लिखा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर दीजिएगा। ठीक है। विश्व इतिहास में जॉर्गेनस जॉनसन ने पाषाण काल को कांस्य युग और लौह युग में बांटा था सन 1820 ईस्वी में। और उसके बाद दूसरा स्टार है भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने 1853 ईस्वी में भारत के कुछ तत्वों की खोज की थी, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये है पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। जैसे कि हम लोग इसको 3 चरण में पढ़ेंगे। नंबर 1 है आधार, आधार के बाद काल, चरण, लक्ष्य, लक्षण, औजार, महत्वपूर्ण स्थल और खोज। किस काल में किसकी किसकी खोज हुई। ठीक है। और पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल को कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, 25 लाख BC से 10,000 BC तक। और मध्य पाषाण काल को 10,000 BC से 20,000 BC तक या 4,000 BC से तक माना जाता है। नवपाषाण काल को 10,000 BC से 1,000 BC तक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद पूरा पाषाण काल में आ जाते हैं दोस्तों। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, और जो कि मैंने आपको ये बताया। और इसमें ये यही है, इसको नहीं बांटा गया है। नवपाषाण काल में मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल का संक्रमण आदि। ठीक है। और उसके बाद लक्षण में आखेट करना, पूरा पाषाण काल के लोग जो है आखेट करते थे, खाद्य जो खाने की वस्तुएं थी उनको उनका संग्रह करते थे। और कृषि कार्य करना, पशुपालन करना इन काल में नहीं था। और मध्य पाषाण काल आखेट, खाद्य संग्रहण, पशुपालन का शुरुआत आदि और कुत्ता इसी काल में स्टार्ट हुए थे। नवपाषाण काल में आ जाते हैं। कृषि की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत, समान स्थायी निवास नवपाषाण काल में स्थित हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 2 है औजार, क्वार्जाइट। जो औजार ये लोग प्रयोग करते थे क्वार्जाइट के बने होते थे, सल्क और ब्लेड के बने होते थे। और पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ या सूक्ष्म औजार, पत्थर के जो औजार होते थे वो सूक्ष्म होते थे। और उसके बाद नवपाषाण काल में स्लेज के बने होते थे। और महत्वपूर्ण स्थल जो है, जैसे पूरा पाषाण काल महत्वपूर्ण स्थल है अत्रियम्पक्कम तमिलनाडु में है, हथनौरा MP में, MP से मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा और चित्रकारी प्राचीनतम साक्ष्य तीनों काल से प्राप्त हुए हैं। मिर्ज़ापुर में तीनों काल के चित्र मिले हैं। और फिर मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो UP, मृदभान के प्राचीनतम साक्ष्य सराय नाहर UP, बाघौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बुर्ज होम, नवपाषाण काल में बुर्ज होम कश्मीर के गर्तवास कब्र से मालिक और साथ साथ कुत्ते का प्रमाण भी मिला है। उसके बाद खोज आ जाते हैं। मतलब पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, और मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग होने लगा था अच्छे तरीके से। और नवपाषाण काल में इसके पहिए का खोज, कृषि और अस्थायी निवास आदि प्रारंभ हो गया था। दोस्तों, हम लोगों का पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देख सकते हैं, इसको 5 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 है खोज, काल, नामकरण, उद्भव, विशेषताएं। तो खोज के अंदर हम लोग देखते हैं चार्ल्स मैसन, और उसके बाद देखते हैं जिन्होंने 1826 में अपनी बुक्स नरेटिव ऑफ जर्नी में बर्टन बंधु, 1856 में जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन, 2 इनके
सहायक थे जिन्होंने यह खुदाई की थी। तब पता लगा था कि सिंधु घाटी सभ्यता भी है। और फिर उसके बाद फिर भारत के पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 तक रहे हैं। उसके बाद फिर जॉन मार्शल 1921 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता का पद प्राप्त नेतृत्व एवं दयानंद साहनी राखालदार बनर्जी के नेतृत्व में किया। काल जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया है 3200 से 2700 BC तक। और जो DP अग्रवाल हैं भारतीय लेखक हैं, इन्होंने बताया है कि इसके अंतर्गत आया है। ठीक है। उसके बाद फिर C4 कार्बन 14 पद्धति 2300 से 1750 में बताया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नामकरण। इसका नामकरण सिंधु सभ्यता, सिंधु या सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता आदि नामों से जानी जाती है। उद्भव देखते हैं। उद्भव में विदेशी मत जो हैं उन्होंने सुमेरियन सभ्यता या मार्शल व्हीलर सुमेरियन सभ्यता से प्रेरित बताया है, मार्शल और व्हीलर ने। और चाइल्ड DB ने कौशाम्बी ने इसे बताया है। विदेशी मत के अंतर्गत ये लोग आते हैं। स्थानीय मतलब जो कि भारतीय लोग थे, उन्होंने क्या कहा है देखिए आप लोग। द्रविड़ जो ये यहाँ के निवासी थे, उन्होंने राखालदास ने बताया कि द्रविड़ थे ये लोग। TN रामचंद्र ने बताया आर्य थे। और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर ने बताया भी ये लोग आर्य थे। विशेषताएं, इस सभ्यता की विशेषताएं थी नगरीय सभ्यता, कांस्यहीन सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता, व्यापार प्रधान, आद्य ऐतिहासिक काल, विस्तृत सभ्यता, राजनीतिक काल, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि प्रकार से थे। आप लोग देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था। पश्चिम में बलूचिस्तान, सुतकांगेदोर नदी जो थी द्रास नदी के किनारे, ये सुतकांगेदोर था। ठीक। और उत्तर में देख सकते हैं आप लोग जम्मू कश्मीर मांदा और चिनाब नदी के किनारे था। और पूरब में आलमगीरपुर हिंद नदी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर था। इस सभ्यता के स्थल तीनों देशों से प्राप्त होते हैं, जैसे अफगानिस्तान से 2 स्थल, पाकिस्तान से 400 से 500 के बीच के स्थल, और भारत में सबसे सर्वाधिक स्थल भारत से प्राप्त हुए हैं 900 स्थल। आगे चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र देख सकते हो आप लोग कहाँ से था। और उसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान में जो 2 स्थल थे वो थे सुतगोई और मुंडीकाक। ठीक, देख सकते हो आप लोग सुतगोई और मुंडीकाक। फिर पाकिस्तान से जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। पंजाब प्रांत से हड़प्पा, सिंधु प्रांत से मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटचीदी, और बलूचिस्तान से सुतकांगेडोर, डाबरकोट, बालाकोट आते हैं। भारत में विस्तार, सिंधु सभ्यता का भारत में विस्तार, जैसे जम्मू में मांदा चिनाब नदी, पंजाब में रोपण, रूपनगर या संघोल 2, हरियाणा में बनावली, मिट्टी के हल यहीं से प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा नगर, भगवानपुर आदि। राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल आदि। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, संघौली और बड़गांव, ये 3 स्थल उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। UPSC पेट में ये परीक्षाएं पूछा जा सकता है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र दाइमाबाद, अहमदनगर जिला। गुजरात में स्वतंत्रता पश्चात के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, जैसे लोथल, धौलावीरा, सुतकांगेदो आदि। लोथल को बंदरगाह, व्यापार, अग्निकुंड, चावल आदि यहाँ से लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक, याद करके रखिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। धौलावीरा लकड़ी की नाली, 3 भाग आदि। और सुतकोदा में घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। नंबर 4 रंगपुर, यही गुजरात से प्राप्त हुए हैं। भगतराव, रोजदी आदि। स्वतंत्रता के बाद खोजे जाने वाले सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात। अभी आप लोग इसको धौलावीरा को याद कर लीजिएगा कि यूनेस्को की 40वीं नंबर की सूची में धौलावीरा को शामिल किया गया है। और नगर नियोजन ग्रेड पद्धति के अनुसार अपनाई गई थी, 2 भाग, पूर्वी नगर एवं पश्चिमी नगर। ईंटें जो थी 4-2-1 के अनुपात में कच्ची और पक्की दोनों ईंटें थी। सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर न खुलकर अंदर की तरफ खुलता था। अन्नागार भी था और सामूहिक भवन भी थे आदि। आप लोग देख सकते हैं इसका जो है सिंधु सभ्यता महत्वपूर्ण स्थल एवं खोजकर्ता, जिससे आप लोग देख सकते हैं कि ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, मांडवोरी स्थान है। और उस पर रावी नदी के तट पर है। खोज करता है दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। मुख्य बिंदु जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, अन्न भंडार, कांस्य, दर्पण, R37, कब्रिस्तान आदि।
उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो, लड़काना जिला, सिंध प्रांत। और नदी कौन सी है? सिंध नदी। इसकी खोज करते हैं राखाल दास बनर्जी 1922। विशाल स्नानागार महाविद्यालय प्राप्त हुए हैं। एक श्रृंगी पशु के चित्र प्राप्त हुए हैं। पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है लोथल, गुजरात। और यह नदी भोगवा नदी, इसके खोज करते हैं रंगनाथ राव 1957 में खोज किए थे। इसको लोथल को गोदी वाला मतलब पत्तन या बंदरगाह, चावल अग्निकुंड, युगल सावधान, हाथी दांत, घोड़े की मूर्ति आदि। कालीबंगा राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला। घग्घर नदी, अमलानंद घोष, काले रंग की चूड़ी, जूते हुए खेत, अग्निकुंड, भूकंप आदि के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। राखीगढ़ी हरियाणा, घग्घर सूरजभान। इंडिया का सबसे बड़ा स्थल चन्हूदड़ो, सिंध प्रांत, पाकिस्तान सिंध प्रांत में है। यहाँ से कॉस्मेटिक के और मन के बनाने के काम आदि सामान प्राप्त हुए हैं। और बनवली सरस्वती नदी के किनारे है स्थल सरस्वती, और सरस्वती नदी के किनारे है यह स्थान जो है हरियाणा में है। मिट्टी के हल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रोपण सतलज नदी, यज्ञदत्त शर्मा, तांबे की कुल्हाड़ी आदि। रंगपुर भादन नदी, धान की भूसी, ज्वार बाजरा आदि। और सिंध सभ्यता का पतन मैके मार्शल के अनुसार बाढ़ का कारण है, इम्पॉर्टेंट यही माना जाता है। चाइल्ड व्हीलर के अनुसार विदेशी आक्रमण, फेयर्स एवं सर्विस, पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण। उस पर हम लोग देख सकते हैं कि सिंध सभ्यता का जीवन कैसे था। राजनीतिक जीवन में आप लोग देख सकते हैं स्रोतों के अभाव के कारण कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और संभवतः शासन पुरोहित, व्यापारी वर्ग, नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। पिग्गर महोदय ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा को सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी कहा है। सामाजिक जीवन में देख सकते हैं आप लोग, समाज सबसे छोटी इकाई परिवार था। संभवतः परिवार मात्र सत्तात्मक था। वर्ण व्यवस्था का भ्रमण नहीं, शांतिप्रिय थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मनोरंजन पासे, नृत्य, शिकार आदि के खेल के माध्यम से मनोरंजन करते थे। आर्थिक कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, निर्यात, आयात आदि सब ये लोग करते थे। धार्मिक जीवन में मातृ देवी पूजा, जहाँ तक माना जाता है कि ये जो सिंध सभ्यता थी ये मातृ सत्तात्मक थी। उर्वरता की देवी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। आदि मंदिर के प्रमाण नहीं हैं। अग्निकुंड मिला है लोथल एवं कालीबंगन से। तो आप लोग देख सकते हो कि सिंध सभ्यता समाप्त हो गई है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है कि 1500 BC से 600 BC तक था। हम लोग देख सकते हैं वैदिक सभ्यता का परिचय कैसे देख सकते हैं। परिचय, पूर्व वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक एवं उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक को ऋग वैदिक भी कहा जाता है। इसका शासनकाल, इसका समय सारणी था 1500 से 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 BC तक। वैदिक काल में वैदिक शब्द वेद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। निर्माता कौन थे? आर्य। संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। मूल निवास मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया था। डॉक्टर संपूर्ण के अनुसार आल्प्स पर्वत। बाल गंगाधर के तिलक के अनुसार आर्कटिक वृत्त था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत। जानकारी के स्रोत, जो वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत मिले हैं वह साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों हैं। पुरातात्विक स्रोत, बोगाज कोई अभिलेख मध्य एशिया में 1400 BC में इंद्रवत वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख मिला है। पूर्व वैदिक काल गौरिक एवं मृदभांड OSP के अनुसार बताया गया है। उत्तर वैदिक काल चित्र जो है धूसर मृदभांड थे। साहित्यिक स्रोत वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ। संलग्नकर्ता मतलब इसकी खोज करते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आगे चलते हैं। 10वां मंडल सबसे नया है, और 10वें मंडल में 1028 सूक्त हैं। तृतीय मंडल गायत्री मंत्र जो कि विश्वामित्र द्वारा बताया गया है। 7वां मंडल 10 राग युद्ध के लिए प्रचलित है। 9वां मंडल सोम देवता के लिए है। 10वां मंडल सबसे नया, सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन यहीं हुआ है। सामवेद संगीत का वेद, 7 स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं हुआ है। यजुर्वेद गद्य और पद्य का दोनों का वेद, यज्ञ के विधियों का माध्यम इसी वेद में हुआ है। अथर्ववेद जादू टोना वर्गीकरण आदि का वेद, सबसे बाद का वेद सर्वश्रेष्ठ वेद। इसके अध्येता को ऋग्वेद के होत्री, सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद को अधिर्व और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते थे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक स्थितियाँ थी वो देख सकते हैं आप लोग। कबीलाई जीवन यापन करते थे। राजन सीमित अधिकार रखता था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जैसे समिति, सभा, विदर्भ
और गण आदि अधिकारी रत्निन कहे जाते थे। पुरोहित, सेनानी, पूरब आदि सेना नियमित नहीं थी, बल्कि स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था।